नमस्कार, बहुत स्वागत है रणनीति में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बिहार में टारगेट 40 के साथ एनडीए ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर उसके तहत बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला किया और जेडीयू के खाते में गई 16 सीटें। 5 सीटों पर चिराग पासवान अपनी ताल ठोकेंगे और एक एक सीट पर मांझी और कुशवाहा की पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आशंका कई दिनों से जताई जा रही थी कि बिहार की सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में खटपट चल रही है, यानी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और वो अब खुलकर सामने आ गई है। जिस खटपट की चर्चा हो रही थी, सीट बंटवारे के बाद बीजेपी के पुराने सहयोगी पशुपति पारस ने अपने केंद्रीय पद से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और खबर यह भी है कि जल्द ही पारस कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसकी चर्चा अभी भी सियासी गलियारों में तेज हो चुकी है। हालांकि पशुपति पारस क्या फैसला लेंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी का अब बिहार में 40 का टारगेट क्या कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? हालांकि जिसका फायदा आरजेडी या कांग्रेस को हो सकता है, सियासी हलकों में इस बात की भी चर्चा है और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि पशुपति पारस ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। तो आप सुन रहे थे पशुपति पारस को, जिन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने अपने साथ नाइंसाफी होने की बड़ी बात कही है। तो इस्तीफा के दौरान पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा वो भी जरा आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, जो कि मैंने अभी आपको सुनाई भी कि किस तरीके से वो अपना दर्द बयां कर रहे थे। बिहार में सीट बंटवारे से नाराज हैं पशुपति पारस और यही वजह रही कि आज उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब आगे सवाल यह उठता है कि पशुपति पारस क्या कदम उठाएंगे और इसके साथ ही उसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमें एक भी सीट नहीं दी, पशुपति पारस का ये एक बड़ा दर्द था। कहा गया कि हमें एक भी सीट नहीं दी और आज मैंने इस्तीफा भेज दिया है, पशुपति पारस ने कहा। इसके साथ ही मेरे और मेरी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है, ये बड़ा आरोप पशुपति पारस ने लगाए हैं। सीट न मिलने के चलते इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दिया उन्होंने और पशुपति पारस का आरजेडी से ऑफर भी मिला है। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। हाजीपुर समेत 3 सीटों का ऑफर मिला है। सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि आरजेडी ने यह ऑफर पशुपति पारस को दिया है। अब बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है, किसको कितनी सीटें मिली हैं, कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा वो भी जरा आप देखिए। आंकड़े आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार में, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके साथ ही एलजेपी-आर जो कि चिराग पासवान जिसके अध्यक्ष हैं 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। आरएलएम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये कुल 40 सीटों का आंकड़ा है, जिनमें सीट बंटवारे की जो चर्चा थी वो खत्म हो गई फिलहाल और सीट बंटवारे का आंकड़ा सामने आ गया है। लेकिन दर्द चिराग पासवान के सीटों को मिलने को लेकर के ये पशुपति पारस का जो झलका
और उन्होंने इस बात को कहा कि दरअसल उनको एक भी सीट नहीं दी गई और चाचा भतीजे में लड़ाई आखिर क्यों हुई, ये भी आप समझ लीजिए। दलितों के बड़े नेता हैं रामविलास रहे हैं पासवान और वोट बैंक को लेकर के दोनों में लड़ाई रही, चाचा और भतीजे में, कि कौन पार्टी पर आधिपत्य जताएगा। जातीय गणना में पासवानों की संख्या 5% से ज्यादा है। बिहार की पासवान जाति उन्हें ही नेता मानती थी, रामविलास पासवान को, और उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसको लेकर लड़ाई चलती रही। दलित और महादलित की आबादी 19.65% बिहार में है और इसी बड़े वोट बैंक को लेकर चिराग पशुपति पारस में लगातार खींचतान देखने को मिली और यहां तक कि पार्टी दो धड़ों में बंट गई और असली पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा इसकी लड़ाई चलती रही। इसी बड़े वोट बैंक को लेकर चिराग पशुपति पारस में खींचतान चलती रही, हमने आपको बताया। और दूसरा, हाजीपुर सीट, रामविलास की विरासत हाजीपुर सीट रही है, उसको लेकर के भी पशुपति पारस लगातार कहते रहे हैं कि हाजीपुर सीट से चुनाव वो लड़ेंगे। तो भाई रामविलास ने मुझे हाजीपुर की सीट सौंपी थी, ये बात पशुपति पारस ने कही और चिराग पासवान दावा इसलिए ठोक रहे थे क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान थे। पशुपति पारस कह चुके हैं कि बड़े भाई रामविलास जब राज्यसभा गए तो चिराग का उन्होंने ये सीट उनको सौंपी थी और चिराग का कहना है कि वो सीट उनके पिता की है। वही बात जो हमने पहले भी बताई, ये मुझे हर हाल में चाहिए, चाचा भी कह रहे थे और भतीजा भी कह रहा था। रामविलास पासवान इस सीट से 8 बार सांसद रहे हैं और इसी सीट की वर्चस्व की लड़ाई चाचा और भतीजे में देखने को मिली और उसके बाद हालात ये हो गए कि पार्टी दो धड़ों में बंट गई और दोनों लोग पार्टी पर अपना दावा ठोकने लगे। बिहार में किसे कितनी सीटें 2019 के चुनाव में मिली थी जीत, वो आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जेडीयू 16 सीटों पर जीती थी और इसके साथ ही एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। तब एलजेपी के दो धड़े नहीं हुए थे, एलजेपी सिंगल थी और कांग्रेस को भी 1 सीट पर जीत मिली थी। तो 40 सीटों का ये आंकड़ा है और इन 40 सीटों पर जो जीत दर्ज की गई थी उसी के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी सीटों के बंटवारे हुए हैं और इन्हीं सीट के बंटवारे को लेकर के दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस लगातार नाराज बताए जा रहे थे और आज पशुपति पारस ने इस्तीफा भी दे दिया। अब बिहार के सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं वो भी जरा हम समझेंगे अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी हम आपका तारुफ करा देते हैं और समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि अब बिहार में क्या कुछ सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और पशुपति पारस के इस्तीफे के बाद किसको फायदा होता नजर आ रहा है, पशुपति पारस का अगला कदम क्या हो सकता है, किसको नुकसान होता नजर आ रहा है। हम हर पहलुओं पर, हर पहलू पर, हर बिंदु पर नजर दौड़ाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से अब वहां पर सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भूदेव शर्मा जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह जी, आपने इतनी नाइंसाफी की, अभी पशुपति पारस जी को आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि पूरी तनमन से उन्होंने सेवा की एनडीए की और आखिरी दौर में आपने उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ा, एक भी पार्टी के लायक आपने उनको नहीं समझा और भतीजे को 5 सीटें आपने दे दी, जबकि 5 सांसद तो पशुपति पारस के साथ आपके साथ आए थे। योगेश जी, देखिए, राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और खास करके जब चुनावी समर हो तो प्रत्येक नेता, प्रत्येक पार्टी अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट चाहती है। या हमारी जगह कोई भी दल होगा तो वो जिताऊ कैंडिडेट चाहेगा, जीतने वाली सीट चाहेगा। आप देखिए दूसरे गठबंधनों में इसी प्रकार की बातें हो रही है कि सब लोग जीतने वाली सीट लेना चाह रहे हैं, बट नहीं, वो दूसरा मामला है। अब अगर पशुपति नाथ जी की अभी वर्तमान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको ध्यान में देखा जाए तो उनके 5 सांसद थे, उनके 5 के 5 सांसद उनसे कोई नहीं रहा उनके साथ। अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ कहती है ये। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, ऐसा नहीं है कि उनका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था या उनको कुछ दिया नहीं है। निश्चित तौर पर पार्टी ने उनको ऑफर किया जो उपयुक्त और समुचित हो सकता था, लेकिन चुनाव का समय है, कोई भी पार्टी जरा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहती। पशुपति नाथ जी का जो बंटवारा हुआ था वो चुनाव के बाद हुआ था, अगर मेरी जानकारी सही है तो अल्टीमेटली
जब भी दल गठबंधन में आते हैं तो वो मैक्सिमम सीटों को देख करके कोई भी अपना निर्णय लेते हैं। ये कहना मैं इससे सहमत नहीं होगा आपकी इस बात से कि हमारी 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 पार्टी ने उनके साथ कोई अन्याय किया। ऑप्शंस अवेलेबल थे, उनको ऑफर किए गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। अब ये वो स्वतंत्र है उसको करने के लिए, और उसके बाद वो स्वतंत्र है आगे जाने के लिए भी, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आप गठबंधन में जब तक है, गठबंधन नियम का पालन करते हैं, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, कहीं से भी चुनाव लड़िए, कहीं से भी कुछ करिए। ठीक है, हर बिल्कुल, व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति पार्श्वनाथ स्वतंत्र जी है। भी अपने अपने भविष्य को ध्यान में रख करके ही आने वाला फैसला लेंगे। ठीक है तो प्रमोद, उनके फैसले लेने पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। प्रमोद सिन्हा जी, क्या चर्चा चल रही है क्या पशुपति पारस जी को लेकर के? उनसे आपकी तरफ से डोरे डाले जा रहे हैं क्या उन पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता बता रहे थे, आप देखिए कुछ दिन पहले लोजपा को 2 फाड़ किया गया और जितने सांसद थे पशुपति पारस जी के साथ चले गए, सिवाय चिराग पासवान जी को छोड़ करके, और उन तमाम सांसदों के साथ इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने उनको एक दल, एक अलग गुट का मान्यता दे करके पशुपति पारस जी को केंद्र में मंत्री बनाए, और तमाम जो सांसद उनके साथ थे उनको हमेशा वो गिनाते रहते कि हमारे साथ इतना सांसद। आज परिस्थितियां क्या बदल गई। पहली बात तो है कि उन्होंने कहा कि जिताऊ कैंडिडेट देखा जाता है, तो इनके साथ जो ये 5 सांसद थे आखिर जीत करके ही तो गए थे। तो ये अलग से ये परिस्थितियां क्या पैदा हो गई। इनकी मंशा हमेशा रहती है कि कैसे हम फूट डालो और शासन करें। छोटे दलों जो इनके सहयोगी गठबंधन के हैं उनको कैसे हम और कम कर दें, उनको समाप्त कर दें, यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती। आपने मूल सवाल का जवाब नहीं दिया प्रमोद जी। मैंने ये पूछा कि क्या आरजेडी की तरफ से डोरे डाले जाने का काम किया जा रहा है, क्या चर्चा चल रही है क्या उनको साथ में लाने की बात? राष्ट्रीय जनता दल मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई लड़ रही। देश में जो समस्या है, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लड़ रहे हैं। और अभी जो पशुपति पारस जी मंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं, तो पशुपति पारस जी को तय करना है कि वो क्या करेंगे, आगे की रणनीति उनकी क्या होगी। राष्ट्रीय जनता दल के जो महागठबंधन में हमारे जो दल हैं, हम लोग आपस में मजबूती से बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 40 सीटों पर लड़ने का काम करेगी। हम लोग लड़ रहे हैं 40 सीटों पर मजबूती से। हमारे जो पहले से महागठबंधन में जितने भी शामिल दल हैं, सबों के बीच में एक सम्मानजनक सीट का शेयरिंग होगा, किसी को अनदेखी नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है, अनदेखी नहीं किया जाएगा, ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं। निर्णय उनको पशुपति पारस को लेना है, लेकिन निर्णय आपको भी लेना है कि आखिर क्या आपकी मंशा है, उनको लाना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। भूदेव जी, आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कांग्रेस की मंशा है पशुपति पारस को लेकर के? भूदेव शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? भूदेव जी, आवाज मिल रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्या कुछ मंशा है कांग्रेस की? जी योगेश जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का काम करती है, और ये धीमे धीमे करके कई क्षेत्रीय पार्टियों को जिस तरह से अपनी पार्टी में लेना, फिर उनको किस तरह से समाप्त करने का काम करना, ये किसी से छुपा नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी में तो क्या है कि एक जगह से फरमान आता है नागपुर से, बस ये करना है तो वही उनको करना होता है। उसके बाद जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे कितने भी छोटे हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, उनको कैसे खत्म करना है और वहां पर कैसे अपना वर्चस्व स्थापित करना है, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाना, ये इनका मेन मोटिव रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बिहार में कोई नया प्रयोग नहीं है। ये तो सामने वाली उन पार्टियों को समझना चाहिए जो एनडीए के साथ पहले गठबंधन बनाती है, जब इनको भगा दिया जाता है तो फिर वो अपना टुकड़ा रोते हैं। मुझे लगता है कि आज देश में जो लड़ाई है वो ये है कि देश के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के लड़ाई लड़ी जाए। अभी क्या है कि मैं अभी सुन रहा हूँ, आप बोल रहे हो 40 सीटें 400 सीटें, ये मतलब चल रहा है जो मीडिया में। किसने ये बोल दिया कि बिहार में, क्या बिहार की और कितनी पार्टियां नहीं है, या बिहार में विपक्ष नहीं है,
क्या नहीं है बिहार के अंदर, या फिर विधानसभा में विपक्ष को कोई सीटें नहीं मिली है बिहार के अंदर, जो ये 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अरे भाई चुनाव होने दीजिए, 5 साल हो गए सरकार को चले हुए, सरकार ने कितने मुद्दों पे काम किया, क्या सरकार ने रोजगार देने का काम किया, क्या सरकार ने महंगाई को कम करने का काम किया, क्या किसानों की आय दोगुनी की, क्या जो स्मार्ट सिटी थे वो बनाए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता। भूदेव जी ठीक है, अच्छी बात है, ये मुद्दे हैं। आपने कहा कि क्या विपक्ष को सीटें नहीं मिली हैं क्या विधानसभा में? बिल्कुल मिली हैं, और बहुत मजबूत विपक्ष को खड़ा हुआ है बिहार में, देखने को ये भी मिला है। लेकिन उसी मजबूत विपक्ष को लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खोल पाया। वो तो कहिए कि आपने नाक बचा ली जो एक सीट आपको मिल गई। योगेश जी मैंने वही कहा ना, 5 साल हो गए, 5 साल में मोदी जी ने जो वादा किया था कि एक बार और मुझे टर्न दो, मैं ये करके दिखाऊंगा, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार जो प्रतिवर्ष देने वाले थे, 20 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए 10 साल में, कहाँ है किसानों की आय दुगनी जो 2022 तक पूरी हो जानी चाहिए थी, 2022 में दुगनी हो जानी चाहिए थी। महंगाई का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, मणिपुर में हमने देखा, मणिपुर हो और हमारे देश की वो पहलवान महिलाएं हों जिनके सांसदों पे जो यौन शोषण के आरोप लगाए गए, किस तरह से पुलिस के द्वारा उनको पिटवाया गया, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो जनता उनसे जवाब मांग रही है कि हमने आपको 10 साल दिए, आपने 10 साल में क्या करके दिखाया? क्या इस देश को सिर्फ बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम किया, जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको खत्म करने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल इस देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, इस देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हमेशा ही जाति और धर्म से कभी ये ऊपर नहीं उठ पाई, इसलिए इस बार इस देश की जनता इस देश के मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ेगी, और जो क्षेत्रीय पार्टियां इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी तो वो उनका स्वागत है, और मुझे लगता है उनको लेना भी चाहिए। चलिए, आप स्वागत कर रहे हैं और लेना भी चाह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि पशुपति पारस जो है आपके साथ आए। प्रदीप जी, कितना बड़ा आप नुकसान देखते हैं यदि पशुपति पारस अब बिहार में इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं, तो कहां पर डेंट करेंगे आपको? तो देखिए, जो सीट शेयरिंग हुई है हमारी, और बिहार के पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को आप देखें तो बिहार की जनता जो है सब परख चुकी है, सब देख चुकी है। आप देखिए, जो मुझे उनकी पार्टी या उनके पासवान जी के पुत्र और उनके भाई के बीच में, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, ऑब्जर्वेशन जरूर हो सकते हैं लेकिन बोलना मैं उचित नहीं समझता। तो एक सबसे पहले तो ये पारिवारिक लड़ाई हुई, और उसके बाद चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता उभर करके आए हैं जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। ये और कोई नहीं करता, बाकी सारे आप मुद्दे उठा लेते हैं लेकिन इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। तो जो युवाओं का जो सपोर्ट है तो चिराग पासवान जी के पास है। अब किसी की इंटरनल लड़ाई होती है उसमें हमसे उससे क्या लेना देना। वो जो आया हमारे सपोर्ट में आया, हमने उनका साथ दिया, हमने उनको प्रॉपर ऑप्शन दिए, उनको नहीं समझ में आया, हमने अपने भविष्य को ध्यान में रखा, हमने उनके भविष्य को ध्यान में रखा, किन्हीं कारणों से वो कन्विंस नहीं हो पाए। तो ये दूसरे के आरोपों को हम ध्यान में रख करके कब तक राजनीति कर पाएगी कोई भी पार्टी। तो इसका मूलचूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी कि आपने आरोप लगा दिया, आय उठा करके वो आरोप लगा दिया, लेकिन बीते 2 आम चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव उसमें और बीते विधानसभा के चुनाव में जनता ने पूरी तरह से, जनता जनार्दन ने पूरी बात साफ कर दी। असली जज जनता है और उसी के निर्णयों के आधार पर ही कोई राजनीतिक दल आगे काम करता है, योजना बनाता है। तो हमारे उच्च नेतृत्व को जो समझ में जिस प्रकार से विवेकशीलता से उन्होंने विचार किया, इतना उन्होंने सोचा, उस हिसाब से बिहार की जनता को, बिहार के भविष्य को ध्यान में रख करके फैसला लिया। अब जब कड़े फैसले लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पे क्षेत्रवादियों, परिवारवादियों को परेशानी तो होती है। तो ये जो बिहार में हो रहा है, जो परेशानियां हो रही है, केवल उन्हीं को हो रही है और किसी को परेशानी नहीं हो रही है। आप देखिएगा, चुनाव के बाद स्थिति साफ हो जाएगी और जो जनता ने मन बना रखा है उसको कौन बदल सकता है। ये सारे इनके आरोप लगाने से जनता का मन नहीं बदल जाता। जनता का मन नहीं बदलता, लेकिन ये फैक्ट तो है ना कि अब जो वोट बैंक था 20-22% जो एक साथ आपके साथ आने की तैयारी थी कि भाई चिराग पासवान भी आपके साथ हैं, पशुपति पारस भी आपके साथ है, ठीक है चाचा भतीजे में मनमुटाव है लेकिन दोनों एक ही साथ थे, मतलब एक ही गठबंधन का हिस्सा थे, तो जनता एक साथ जाती। अब वो वोट बैंक में छितराव देखेंगे अगर ये इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, उस वोट बैंक में सेंधमारी लगाने का काम नहीं करेंगे क्या पशुपति पारस?
ये देखिए, अभी ये थोड़ा जल्दीबाजी होगी कहना, क्योंकि अभी ये ताजा मामला है। शाम तक या अगर कल हम इसी चर्चा पर दोबारा आप मुझे आमंत्रित करते हैं तो स्थिति और क्लियर हो जाएगी। तुरंत किसी कंक्लूजन पे निकलना ये परिपक्व राजनीति नहीं होती है। शाम तक परिस्थितियां बदले और उनको पशुपति पारसनाथ जी को अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी जुम्मा 24 घंटे भी ठीक से नहीं हुए हैं, तो ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि किस प्रकार से वो डेंट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जनता अपना मन बना चुकी है। और आप देखें जो इंडी गठबंधन की बीती हुई बदली हुई परिस्थितियां हैं और अभी जो हाल ही में जिस प्रकार के बयान आए हैं, देखिए उत्तर प्रदेश बिहार की जनता, हम जो ये गंगा जी के दोआब के क्षेत्र में हम आते हैं, ये सनातन सारी परंपराएं यहीं से निकली हैं, पली बढ़ी हैं, यहाँ से सभ्यता के विकास हुए हैं। अब अगर इस प्रकार के बयान जैसे कि अभी रिसेंटली आए हैं, उस प्रकार के बयानों को देखें और उसकी प्रतिक्रिया देखी जाए सामान्य जनमानस में, तो उसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए ये बहुत बड़ा डेंट है इंडी गठबंधन के लिए। आज उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। पता नहीं शब्दों का चयन ठीक से नहीं हो पाता है या क्या परेशानी है, लेकिन निश्चित तौर पे विपक्ष कमजोर पड़ा हुआ है इस समय और उसकी कमजोरी का लाभ देशवासियों को मिलेगा। देश को मोदी जी के नेतृत्व में कुशल नेतृत्व, सुरक्षित नेतृत्व और विकास की बातें मिलेंगी और ये क्षेत्र और परिवार से जनता का बचाव होगा। ठीक है प्रमोद जी, कहीं ये कोई एनडीए की सियासी चाल तो नहीं पशुपति पारस को लेकर के भी? देखिए, कुछ सवाल अभी उठा रहे थे भाजपा के प्रवक्ता। बिहार के 40 सीट पर ये दावा कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से केंद्र में इनकी सरकार है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और विशेष पैकेज की बात पे ये चुप हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते रहे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दे, लेकिन इन लोगों ने देने का नहीं काम किया। रोजगार के मुद्दे पर या अन्य तमाम मुद्दे पर ये चुप्पी साधे हुए हैं। पिछले 17 महीनों की सरकार में, महागठबंधन में, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री थे, तो 70 दिनों में एक विभाग के अंदर 2.25 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करते और 17 महीने में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करते हैं। तो बिहार की जनता जो है, खास करके बिहार का युवा वर्ग, आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी की ओर टकटकी लगा करके देख रहा है और उनके ऊपर विश्वास करने का काम कर रहा है। हम तो समझते हैं कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान को खड़ा किया जा रहा है। आपको ये नहीं लगता यही वजह रही कि एनडीए ने तेजस्वी यादव को तरजीह दी? उनके सामने, तेजस्वी यादव के सामने जो चेहरा बड़ा निकल रहा है वो चिराग पासवान ही चेहरा सामने खड़े हो रहे हैं। यही वजह है चिराग को वो दिया गया, तरजीह दी गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब महागठबंधन की पहली सरकार में भी थे तो स्किल इंडिया डेवलपमेंट, स्टार्टअप नीति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बेरोजगारी भत्ता, इन तमाम मुद्दों पर काम करने का काम किया। और दूसरी बार जब सरकार बनी, जब 2020 के जो चुनाव हुए, उसमें हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जनमानस से, बिहार के लोगों से ये वायदा किया था कि आते के साथ ही हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और 17 महीनों के में ही उसको पूरा करने का उन्होंने काम किया। तो बिहार की जनता तो तेजस्वी यादव जी के वायदा को, तेजस्वी जी कैसे अपने वायदा पे कायम रहते हैं, तो दिखला दिए, काम करके दिखला दिए। तेजस्वी यादव ने अपना काम करके दिखला दिया और जनता भी जनता का काम दिखाना बाकी है। ठीक है, आएंगे प्रमोद जी आ रहे हैं, प्रमोद जी आ रहे हैं। दरअसल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है, हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भूदेव शर्मा जी का रुख करेंगे। भूदेव जी, क्या तेजस्वी यादव के सामने उभरते हुए जिस चेहरे की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चिराग पासवान को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई बिहार में तेजस्वी यादव को कम्पीट कर सकता है तो चिराग पासवान, यही वजह रही कि चाचा को दरकिनार कर भतीजे को गला लगाया गया?
देखिए योगेश जी, मैंने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी क्षेत्रीय दलों को ऊपर उठने नहीं देती है, उनको खत्म करने का काम करती है। किस तरह से उन्होंने चाचा भतीजे की लड़ाई पहले करवाई, पहले चाचा जी को लिया, उनको समाप्त करके अब भतीजे को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब ये तो चुनाव के अंदर जो बिहार की जनता बताएगी कि वहाँ तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं या फिर चिराग पासवान को पसंद करते हैं, तो वो तो अभी 4 जून को सबके सामने होगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो कभी चाहती ही नहीं है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी आगे बढ़ करके आए जिसका नुकसान जो अपने नुकसान के रूप में उसे देखते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी रही। अब नीतीश कुमार जी थे, देखिए उनको किस तरह से खत्म करने का काम जो क्या है भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज उनके क्या हालात हैं पलटू चाचा जी के। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो बिहार में 40 की जो बात कर रहे हैं, इनकी 4 सीटें आना मुश्किल हो जाएगा इस बार। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को वहां की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, और जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकली है, उसको जो समर्थन पूरे देश में मिला है वो किसी से छुपा नहीं है। अब तो बिहार के लोग भी ये जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, जो देश की नहीं मुझे लगता है पूरे विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार किया है और पीएम केयर फंड के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। वो तो सीजेआई जी का भला हो कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने का काम किया है, और बिहार की जनता समझदार है। मुझे लगता है कि वो इन भ्रष्टाचारियों को वहां से खदेड़ने का काम करेगी, चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं जो भ्रष्टाचार पार्टी के साथ जाकर के मिले हैं, चाहे वो कोई भी हो। भूदेव जी, आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन देखिए ना 16 सीटें तो दी, क्षेत्रीय पार्टी तो है जेडीयू ना, 16 सीटें दी गई, 17 पर खुद लड़ रही है, 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई। मैं योगेश जी मैं बोल तो रहा हूँ, बिहार की जनता देख रही है कि अगर इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है, उनके साथ जो गठबंधन में है, तो वो क्यों है? या तो वो भ्रष्टाचारी है इसलिए वो उनसे डरे हैं। जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो क्या छोटे दलों को और विपक्ष के नेताओं को डरा धमका करके भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आया जा रहा है, या फिर उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है, तो ये तो बिहार की जनता बताएगी कि आप 16 पे लड़ो, 20 पे लड़ो। मैं कह रहा हूँ 4 सीटें आ जाए वही मुश्किल हो जाएगा बिहार में। 4 सीटें लाना मुश्किल हो जाएगा अगर ये अपना गणित इनके अगर किसके लिए मतलब किसको 4 सीटें लाना किसको मुश्किल होगा? एनडीए को या इंडिया को? एनडीए को। अच्छा, 4 सीटें लाना मुश्किल हो जाएगा बिहार में। 4 सीटें जीतना मुश्किल हो जाएगा इस बार, क्योंकि बिहार की जनता नहीं पूरे देश की जनता समझदार है कि पूरे जो इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है जिसने अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया है, और मुझे लगता है कि जिस दिन पीएम केयर फंड का उजागर होगा, सबके सामने आएगा, तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। नोटबंदी के दिन जिस तरह से इनके जो कार्यालय बनाए गए थे, जिलों पर उनकी जो जमीनों की रजिस्ट्रियां हुई थी, ये सारे भ्रष्टाचार खुलेंगे जब ये सत्ता से जाएंगे। आज तो ये सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके हर चीज को गोपनीय रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप जी का जवाब ले लीजिए। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर इस जो एनडीए गठबंधन का जो भ्रष्टाचार है वो देश के सामने आएगा। ठीक है प्रदीप जी। अरे शर्मा जी, राहुल जी कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बता। शायद नवरात्र का व्रत आप भी रखते होंगे, कभी न कभी तो रखा ही होगा, पूजा पाठ किया ही होगा, उसी संदर्भ में बता दीजिए। क्या चीज? राहुल गांधी जी कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और आपने नवरात्रि का व्रत कभी रखा है कि नहीं रखा है? नहीं, आप मुझे बताओगे कि मुझे नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे नहीं, आप बताओगे कि राहुल जी को कौन सी सीट से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं। आप बताओगे कि राहुल जी को किस सीट से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मैं कौन होता हूँ बताने वाला? आज राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह डरी हुई है। अगर आप राहुल गांधी जी से मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जितने भी बड़े नेता है उनको राहुल भैया हो रखा है। राहुल जी के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस भी चुनावी सभा में जाएंगे केवल राहुल 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 राहुल। ये होता है डर। आज राहुल जी का जो डर भारतीय जनता पार्टी के मन में है वो किसी से छुपानी नहीं है। अरे शर्मा जी, राजनीति गंभीर कार्य है, उसमें सेवा की बातें होती हैं, हाथ से उपहास नहीं होता है। राहुल जी कब उपहास कर रहे हैं इससे जरूर देशवासी डरते हैं। हमको तो क्या ही डरना, हम लोग तो जानते हैं हम लोग कार्डर बेस्ड पार्टी है।
परिवारवादी पार्टी तो है नहीं, नहीं। हम तो पूछ रहे थे, अरे नहीं, भाई आप हमारे साथी इसीलिए हैं, अगर आप डरते नहीं हो, इसीलिए तो 24 घंटे राहुल जी राहुल जी राहुल जी आप भी भारतवासी हैं। अब मेरा राहुल अरे जी मैं का प्रश्न पूछ दिया, कौन सा गुना कर अरे दिया? आप प्रदीप मोदी जी जी के बारे में मेरे से पूछिए ना, मैं बताऊंगा आपको, मुझे कोई डर नहीं है। प्रदीप आप जी, पूछिए मोदी जी से प्रदीप लेकर के जी, प्रश्न। मैं लेकिन आपकी नहीं बोल रहा मैंने हूँ। यही पूछा है, मैं तो मोदी जी से संबंधित तो पता है प्रदीप जी, कि वो बनारस से लड़ेंगे, लेकिन राहुल जी का कहाँ से पता है ये बता प्रदीप दीजिए मुझे। जी, प्रदीप जी, अरे प्रदीप जी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप मोदी जी से, अमित शाह जी से, अपने नेताओं से कहिए कि जितनी बार राहुल जी का नाम लेते हैं, अगर इतनी बार राम का नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है, शंकर भगवान का नाम लेंगे तो मुझे लगता है कि उनको कुछ फल मिलेगा, भगवान उनको आशीर्वाद देगा, कुछ अच्छा होगा। राहुल जी का जितनी बार वो चुनावी सभाओं में जाकर के लेते हैं, आपके प्रवक्ता जो राहुल जी का नाम लेते हैं, राहुल जी राहुल जी राहुल जी राहुल जी, लेकिन ये डर है, अच्छा लगता है, विपक्ष का डर बना रहना चाहिए। हमें प्रभु श्री राम नहीं, का नाम बिल्कुल, हमारी सांसों के साथ बिल्कुल। चलता है। देहात से प्रभु श्री चुनाव राम का लड़ेंगे, नाम आपके चलता सामने है। होगा। आप बस इतना करिए कि राहुल अरे जी माता प्रदीप शक्ति जी, का प्रदीप अपमान न जी, करे, हमारे प्रदीप आराध्य जी, देवी है। अरे मैं कहता हूँ हमारे आप राम के नाम पर वोट, उनके लिए अरे मैं जान कहता ले हूँ आप लेंगे राम के हम। नाम पर जान वोट देने मांगते वाले हो, हम कम से नहीं कम हैं। राहुल जी की अगर जगह राम हमारी का नाम ले लो, तो हमारे हमारा जीवन भावनाओं धन्य हो का जाएगा, अपमान होगा मोदी तो जी का हम जीवन जान धन्य हो लेंगे, जाएगा। जान देंगे नहीं। अरे हम अपनी प्रदीप माता जी, के लिए, जितनी अपनी बार शक्ति आप के लिए राम के किसी नाम भी पे हद अगर तक वोट जाने के लिए मांगते तैयार हो, है। बस वोट राहुल की जी से बोल जगह दीजिए आप राहुल कि जी के हमारी नाम की शक्ति का जगह राम अपमान का न नाम करें। ले दो, तो वो कम से कम तुम्हारा भला हो जाएगा। हैं? नहीं, आप हम राम के नाम पर वोट तो लेते मांगते हो, रहते लेकिन हैं। राम का नाम जनता नहीं के लेते इतना हो, हमारे पे राम की आशीर्वाद पूजा करते नहीं हैं। करते हो। राम जी का पूजा नाम राहुल लेते जी हैं तो राहुल हमारे जी पे जनता का राहुल जी आशीर्वाद राहुल जी, है। अरे आप राम उसकी का नाम चिंता लो, न करें। कुछ आप अच्छा बस होगा। इतना कहिए, सोने आपके से माध्यम पहले, से बड़ी सोने से सभ्यता पहले राहुल मैं ये जी, बताना सपने में चाहता हूँ कि राहुल जी, सोने माता के शक्ति का बाद स्तर से उठते ही अपमान न करें। राहुल जी अन्यथा राहुल जी जमानत राहुल होगी इस जी। बार उनकी। अरे चलिए आप ठीक है, जमानत जब्त ठीक, करवाओगे क्या? देश की चलिए जनता बताएगी किसकी जमानत जब्त होती है, किसकी नहीं होती है। अरे आप माता अपने शक्ति नेताओं का को रोक लीजिए आप जो शक्ति टिकट, का जिनको अपमान टिकट करेंगे, मिलने के बाद वो भाग हमारे रहे हिंदू हैं। देवी अरे देवताओं का आपके अपमान करेंगे आपके तो ये तो सांसद कोई भी टिकट कह मिलने देगा के कि बाद जमानत भाग जब्त रहे हैं, होगी। संन्यास ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, टिकट और मिलने के राहुल बाद जी, टिकट राहुल वापस जी, कर रहे हैं, हमें चुनाव राहुल नहीं जी, लड़ना है। हाथ राहुल जोड़ जी के तो विनती क्या करें? करते हैं, अरे हमें ऐसा नहीं मत लड़ना कहिए, है। ऐसा मत कहिए। अरे अरे आपके राहुल जी नेता, संन्यास क्यों आपके लेंगे? टिकट, राहुल जी संन्यास क्यों लेंगे? अभी तो बहुत सांसद हसाना आपके बाकी है टिकट छोड़ के जनता भाग को। रहे हैं। ठीक है। अच्छा चलिए, प्रमोद जी, राहुल जी, एक सेकंड रुकिए, प्रमोद जी से थोड़ा सा पार्टी के बारे में जानकारी ले लें प्रमोद जी की, क्योंकि बात चर्चा ये, खबर ये आ रही है कि लालू प्रसाद यादव से समय लिया गया है और लालू प्रसाद यादव भी मिलने के लिए अब संपर्क कर रहे हैं। अब किसकी तरह से संपर्क किया जा रहा है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पासवान साहब और लालू प्रसाद यादव की मुलाकातें संभव है आज। देखिए योगेश जी, हाँ, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला हो या किसको लेना है नहीं लेना है, ये सब महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। और पशुपति पारस जी जब अभी इस्तीफा दे रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं सिर्फ इस मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, इसके बाद हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके निर्णय करेंगे। तो ये फिर कहाँ बात आती है। और जो भी हमारे तरफ से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला लेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। नहीं, जब आदमी पार्टी से इस्तीफा देता है उसके बाद तक, इस्तीफा देने से पहले तक बोलता है कि नहीं साहब मैं तो पार्टी में जन्मा हूँ, पार्टी में ही आखिरी सांस लूंगा, लेकिन एक घंटे बाद देखा जाता है कि उसकी ऐसी मनोदशा बदल जाती है, आत्मा जाग जाती है कि तुरंत इस्तीफा देता है और तुरंत ज्वाइनिंग कर लेता है, और नहीं तो अगले दिन ज्वाइनिंग कर लेता है। और ज्वाइनिंग से, इस्तीफा देने से एक घंटे पहले तक बोलता है कि मैं पार्टी का जिम्मेदार और ईमानदार विश्वसनीय सिपाही हूं। यही तो बोलता है ना। देखिए अभी तो जो हमारे सामने जो बातें हैं हम उसी पर बोल सकते हैं। तो आगे कितना जो फायदा बातें मानते हैं? सामने ठीक है, अच्छी बात है, आप स्वागत कर रहे हैं। और उन्होंने, भानु जी ने भी कहा, भूदेव जी ने भी कहा, कितना फायदा मानते हैं पशुपति पारस के आने से? आपको कितना फायदा मिलेगा, कितनी एनर्जी बढ़ेगी आपकी? देखिए अभी आने का अभी तो इस तरह का अभी कोई बात नहीं हुआ है। अरे आप बात नहीं हुई है, कुछ फायदा देख रहे हैं उनके आने से? कुछ फायदा हो सकता है कि नहीं प्रमोद जी? मेरा सवाल ये है। देखिए मेरा कहना है कि वर्तमान में जो हमारे महागठबंधन के जो साथी हैं और हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो 17 महीनों की सरकार रही है और देश में जो जन विरोधी केंद्र में सरकार है, तो हम लोग मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी और बिहार के 40 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को विजय बनाएगी। भूदेव जी, मुद्दा बनाम मोदी,
लेकिन मोदी का चेहरा तो भारी पड़ता नजर आता है सारे मुद्दों पर। नहीं देखिए, मैं एक पांडे जी, एक चीज मैं जानता हूं कि ये जो चेहरे की जो लड़ाई है वो मुझे लगता है किसी भी लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता अपने सांसद को चुने और सांसद मिलकर अपना नेता चुने और वो प्रधानमंत्री बने, और यही होता आया है देश में। लेकिन आज जिस तरह से एक चेहरे के ऊपर, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती है कि चेहरे के ऊपर लड़ाई लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इन्होंने 10 साल जिस तरह से जनता को धोखा देने का काम किया मोदी जी के नाम पर, कहाँ यही होता आया भूदेव जी? ये आपने कहाँ ये पढ़ लिया या किसने आपको बता दिया होता आया है? न जाने कितने सालों इंदिरा जी के चेहरे पर केवल चुनाव होते रहे हैं, कांग्रेस लड़ती रही है इंदिरा जी को ही फेस मान के, और जो उन्होंने निर्णय ले लिया वही निर्णय होता था लास्ट। नहीं पांडे जी, बिल्कुल गलत। देखिए ये आप देखिए, पहले आज मोदी सरकार, आज क्या बोलते हैं कि मोदी सरकार, कब किसने बोला कि इंदिरा सरकार? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा बोल दिया गया था, आप मोदी सरकार बता रहे हैं। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए तो, अरे भूदेव जी सुनिए, अरे सुनिए तो, आप मोदी सरकार बोल रहे हैं। मोदी सरकार, हाँ, मोदी की ये हमेशा बोला गया है, राज्य सरकारों को बोला गया है। पार्टी का नाम क्यों नहीं लेते हो? नहीं सुनिए ना, अरे गहलोत सरकार बोलते रहे कि नहीं बोलते रहे? राजस्थान में जब तक गहलोत सरकार रही, गहलोत सरकार बोला गया कि नहीं बोला गया? आप बताइए। आपने अब मोदी, मैंने वही बोला ना, जिस तरह जब मोदी 2014 के बाद जिस तरह से मोदी सरकार आए, उसके बाद ये चलन शुरू हुआ, वरना उससे पहले कांग्रेस की सरकार या जो भी सपा की सरकार, बसपा की सरकार, यही होता था। लेकिन आज जिस तरह से चेहरे को किसने बोला? कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी बोलते हैं, इनके प्रवक्ता नहीं बोलते कि बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोलते बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार, कभी बोला हो तो बताइए। इसी बात का तो बीजेपी को गर्व है कि बीजेपी के नेताओं को गर्व है कि उधर से एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ती है और जीतती है। खैर ठीक है, आप सभी लोग मेहनत कीजिए और मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही थी, उसमें बिहार में एक बार और सियासी उलटफेर देखने को मिला है। अब आगे आने वाले दिनों में और कितने उलटफेर हो सकते हैं और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, फिलहाल ये वक्त बताएगा। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए JK24 7 न्यूज। नमस्कार।